जय हिंद दोस्तों। मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिल गई होगी, हमारी टीम के द्वारा एक एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए एक बैच लॉन्च किया गया जिसका नाम है शुभ बैच। तो मैं उसमें आपको पढ़ाने वाला हूं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का अपने आप में आप देखते होंगे कि जिस कोई भी वनडे एग्जाम है तो उसमें अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये जीडी के लिए बैच है तो सिर्फ आप ये जीडी के लिए क्लासेस होंगे, ऐसा नहीं है। आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्लास आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए क्लासेस कर सकते हैं। और मैं आपको एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक लेके चलूंगा। आइए, हम लोग आज आज की क्लास हमारी होने वाली है इंट्रोडक्शन क्लास और स्ट्रेटजी क्लास। स्ट्रेटजी में यही आता है, सबसे पहले आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या उसमें पढ़ना है। तो मैं आज इसी के बारे में आप अपनी अपनी और आपकी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा कि स्ट्रेटजी हमारी कैसे कैसे रहेगी, कि क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो हम पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे मेनली फोकस किस पे रहेगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि सबसे पहले हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। ये तो सबको पता होता है कि भी क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और ये क्या नहीं पढ़ना वो भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हमारा हमारा आज के टाइम में आप देख रहे होंगे कि एसएससी जीडी के हाल फिलहाल की जो मेरिट लिख गई है वो पहली मेरिट कहाँ पे गई है, तो आप देख सकते हैं। आइए हम एक स्ट्रेटेजी के द्वारा अपने आगे धीरे धीरे तैयारी को और बेहतर करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस जैसे कि इसमें साइंस वर्ड जुड़ा हुआ, तो सबसे पहले आपके मन में यही आएगा कि भाई इसमें साइंस या फिर विज्ञान क्यों जुड़ा हुआ है। विज्ञान इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें हम अपने तार्किक और तार्किकता के आधार पर चीज़ों को सही और गलत कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए इसमें विज्ञान शब्द जुड़ा हुआ है। आइए हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। सबसे पहले हम यही चीज जानते हैं, जनक। तो जनक किसको जाना जाता है? अरस्तु को। अरस्तु। अरस्तु कौन थे? अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक थे जो जिनकी एक फेमस पुस्तक थी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इनकी फेमस पुस्तक कौन सी थी? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स। अब इसमें क्वेश्चन आता है, आधुनिक पॉलिटिकल साइंस के जनक किसको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है निकोलो मैकियावेली। आधुनिक आधुनिक राजनीति के जनक किसको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मैकियावेली को। मैकियावेली। मैकियावेली कौन है? ये इटली के दार्शनिक थे, और इनकी एक फेमस पुस्तक थी द प्रिंस। द प्रिंस। द प्रिंस। अब आपके मन में ये क्वेश्चन भी आना चाहिए कि ये आपने ये भी बता दिए, आधुनिक भारत के बता दिए आपने, पॉलिटिकल साइंस के जनक भी बता दिए, तो भारतीय राजनीति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय राजनीति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। उन्हें जाना जाता है चाणक्य के नाम से। भारतीय राजनीति के जनक। भारतीय राजनीति के जनक, तो वो कौन है? तो वो है चाणक्य। इनकी एक फेमस पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। तो आपने देखा जैसे अर्थशास्त्र नाम आया,
तो अर्थशास्त्र ऐसा नहीं है कि इसमें इकोनॉमी से कुछ रिलेटेड है, ये सारी जो पुस्तकें हैं वो राजनीति बेस्ड पुस्तक हैं। ये अर्थशास्त्र, इसको 7 भागों में बांटा गया। 7 भाग बोल सकते हैं, सर्ग बोल सकते हैं, पार्ट बोल सकते हैं। तो अर्थशास्त्र, चाणक्य, चाणक्य का और भी नाम है, चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और ये सीधे सीधे क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, तो आप लोग जवाब देंगे चाणक्य की पुस्तक है। या फिर कभी कभी आपको विष्णुगुप्त भी देखने को मिलेगा, कौटिल्य भी देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई हमारा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे क्या चीजें महत्वपूर्ण है। तो हमारा सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होगा वो होगा, हम पढ़ने वाले हैं संविधान। संविधान हमारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो चीजें पूछी जाती है वो यहाँ यहाँ से पूछी जाती है, संविधान से। इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। संविधान में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये हम आगे देखते हैं। और जैसे आपके मन में यही आएगा सबसे पहले, संविधान क्या है। संविधान क्या है? तो संविधान वह पुस्तक या दस्तावेज है किसी जिसका किसी देश का शासन प्रशासन व्यवस्था चलती है। तो वह पुस्तक पुस्तक या दस्तावेज दस्तावेज जिससे किसी देश की शासन प्रशासन व्यवस्था चलती है। अब आपके मन में ये भी आना चाहिए कि भी संविधान क्या हर किसी के लिए, हर किसी के इसके लिए भी तो कुछ क्राइटेरिया होंगे कि संविधान लागू किस पे होता है, कैसे लागू होता है, क्या होता है। तो उसके लिए आप ये वर्ड देख रहे होंगे, एक राज्य। एक राज्य होना चाहिए। उस राज्य में भी सबसे पहले मोस्ट थिंग क्या चीजें होनी चाहिए, सबसे पहले होनी चाहिए हमारे पास भूमि, नंबर 1। भूमि। नंबर 2, जनसंख्या। जनसंख्या। नंबर 3, सरकार। और नंबर 4, संप्रभुता। संप्रभुता। इन चारों जिसके पास ये चारों चीजें होंगे, उसके पास उनके ऊपर एक संविधान लगता है और संविधान बनाया जाता है और संविधान लागू होता है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आना चाहिए, जैसे राज्य होता है, तो राज्य एक हमारा जैसे यूपी हो गया, यूपी, बिहार हो गया, और हरियाणा हो गया, या फिर ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश है, और भी कई सारे हैं। तो ये भी तो एक स्टेट है। क्या उनके मिलके ये चीजें इन पर लागू होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे 28 राज्यों को मिलकर और 8 यूनियन टेरिटरी को मिलकर एक पूरे देश का निर्माण होता है, जो एक संघ का निर्माण करती है। उनके पास में ये तीनों चीजें तो होती हैं, ये, लेकिन संप्रभुता नहीं होती। संप्रभुता क्या है? संप्रभुता बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, किसी भी देश से या किसी से भी चीज के समझौते, किसी से हथियार खरीदने या कुछ भी चीजें हमें समझौते करने, तो उसके पास में हमारी जो सरकार है वो भारत सरकार देखती है। इनके पास में जो यूपी, बिहार और हरियाणा के पास में स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, इनके पास में भूमि होती है, जनसंख्या होती है और सरकार होती है, लेकिन इनके पास में संप्रभुता नहीं होती, इसलिए ये भारत सरकार के अंडर भी काम करते हैं। तो आइए आगे को हम देखते हैं, आगे चलते हैं और क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम सबसे पहले देखेंगे संविधान की पृष्ठभूमि, यहाँ पर, कि संविधान की पृष्ठभूमि क्या रही, कैसे इसकी नींव डली, कैसे क्या क्या जरूरतें थी इसकी, क्यों इसको बनाया गया। तो सबसे पहला हमारा यही इसकी संविधान की पृष्ठभूमि रहेगी। फिर आ जाते हैं इसके संविधान के स्रोत, कि संविधान के स्रोत क्या थे। क्योंकि जब हमारा संविधान बना था उससे पहले कई देशों का संविधान लागू हो चुका था। तो हमारे जो विद्वान लोग थे, हमारे जो संविधान सभा के मेंबर थे, उन लोगों ने कम से कम 60 देशों के संविधान की स्टडी करी। उसके बाद में जो चीजें थी जो उनको अच्छी लगी वो सीधे तौर पे उन्होंने अडॉप्ट कर ली।
और अडॉप्ट करने का मतलब ये भी था, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारा जो संविधान है वो कॉपी पेस्ट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन लोगों ने तर्क दिया था और ये कहा था कि भी अगर हमको कोई भी चीज कहीं से भी अच्छी लग रही है या अच्छी, हम उसको किसी के व्यक्तित्व को या फिर को जो भी चीज अच्छी लग रही है तो उसको अपना सकते हैं, उसमें कोई भी बुराई नहीं है, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो वही हमारे विद्वानों ने ये कहा कि स्रोत हम पढ़ेंगे, स्रोत में भी कहाँ कहाँ से चीजें ली गई, यूएसए से क्या लिया, ब्रिटिश से क्या लिया, आयरलैंड से क्या चीजें आई, तो ये सारी चीजें हम पढ़ रहे होंगे। उसके बाद में आते हैं हम संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? संविधान का वह दस्तावेज बोलो या फिर वह चीज बोलो जिससे इसका आकलन किया जा सकता है। संविधान में आजादी, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें आजादी की बात करी गई है, एक गणराज्य की बात करी गई है, आपको आर्थिक आजादी हो गया, स्वतंत्रता की बात करी गई है। तो ये सारी चीजें आगे हम पढ़ रहे होंगे। इसमें टाइम एक एक बार इसमें संशोधन भी हो चुका है, तो उसके बारे में भी चर्चा कर रहे होंगे कि क्या संशोधन हुआ था, क्या क्या चीजें इसमें ऐड करी गई थी, तो वो चीज भी हम देख रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां, तो मूल रूप से संविधान की जो अनुसूचियां थी वो थी 8। 8 अनुसूचियां थी। और इसमें वर्तमान में अगर आपसे कोई बोले कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां। 12 अनुसूचियां वर्तमान में। हम आगे पढ़ रहे होंगे कि इनमें इनके अंदर क्या आता है अनुसूचियों के बारे में। जैसे संघ राज्य क्षेत्र हो गए, वेतन भत्ते हो गए, भाषाई होगी, हमारी भाषाएं कौन सी उसमें आती हैं, कौन सी अनुसूची में आती है। 4 जो अनुसूची है क्यों जरूरत पड़ी, क्यों जोड़ी गई, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो ये सारी चीजें हम पढ़ रहे होंगे। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं संविधान के भाग और अनुच्छेद। संविधान के भाग के बारे में बात करें तो मूल रूप से मूल संविधान में 22 भाग, और अनुच्छेद की बात करें अनुच्छेद की बात करें तो 395 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अभी अगर यदि हम वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में कितने, तो वर्तमान की बात करते हैं हम लोग, वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 25 भाग और अनुच्छेद हैं हमारे अनुच्छेद है 495 प्लस प्लस अनुच्छेद है। मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि इसमें हम हमारे 3 भाग ऐड हुए हैं, तो जैसे 3 भाग में हो गया 4 कै, और ऐसे ही और भाग ऐड करें उनको मिला करके 3 भाग ऐड करें तो 25 बनते हैं। ऐसे ही इसमें 395, अगर कोई पूछे कि मूल रूप से कितना है, 395, और उसके बाद में जो सब सेक्शन होते हैं जैसे ए हो गया, बी हो गया, ऐसे आर्टिकल जोड़ के सारे उनकी संख्या बैठती है लगभग 495 अनुच्छेद। तो इन चीजों के बारे में हम पढ़ रहे होंगे आगे। और क्या हम देखते हैं, और क्या पढ़ना हमें, तो हम देखते हैं जैसे भाग भाग एक। भाग एक, एक में क्या आता है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र। भाग दो, भाग दो नागरिकता। भाग तीन मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार। इसमें हम भाग एक में देख रहे होंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, क्या क्या इसमें क्राइटेरिया होते हैं, इसमें बताया जाएगा आपको कि कैसे हम किसी की जमीन को, मतलब कि किसी के साथ समझौता करना के। हाल फिलहाल ही में अभी एक समझौता हुआ था कि जो एक कॉरिडोर का समझौता हुआ था बांग्लादेश के साथ में, उस समझौते में कुछ जमीन ली गई और कुछ जमीन दी भी गई, तो वो सारी चीजें हम इस भाग एक में पढ़ रहे होंगे।
उसके बाद में आता है नागरिकता। नागरिकता कैसे हम छोड़ सकते हैं, कैसे हम ले सकते हैं, कैसे हम भारत के नागरिक बन सकते हैं, कैसे हम भारत की नागरिकता को छोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम नागरिकता में पढ़ रहे होंगे। मूल अधिकार, मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार का मीन्स ये बताया गया कि जिसके कोई मूल अधिकार नहीं है उसको पशु के समान की संज्ञा दी गई है। इसके बाद में हम पढ़ रहे होंगे भाग चार। भाग चार, भाग चार में पढ़ रहे होंगे डीपीएसपी, डायरेक्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, के राज्य के नीति निर्देशक तत्व कि एक राज्य के क्या नीति होनी चाहिए, क्या निर्देशक होने चाहिए, कि जनता के ऊपर क्या क्या सारी चीजें होनी चाहिए। तो इनके बारे में हम डीपीएसपी में पढ़ रहे होंगे भाग चार। उसके बाद में आता है भाग चार क्या? भाग चार क्या? इसमें आता है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे। इसको 42वें संविधान संशोधन सन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ये क्या है कि कुछ हमारी हमारे जो देश के नागरिक हैं उनकी भी तो कुछ ड्यूटीज होती हैं, उनको भी तो कुछ ड्यूटीज करनी चाहिए। तो उसके लिए जैसे ही आवश्यक, जैसे सरकार को लगा कि हाँ ये जोड़ना चाहिए, क्या इनमें इनकी जो एक समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, समिति के द्वारा जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और आगे हम इसमें भी डिटेल्स में पढ़ रहे होंगे कि क्या जरूरत पड़ी, क्यों ऐसा था, क्यों जोड़े गए, कितने हमारे मूल कर्तव्य होते हैं। तो वो सारी चीजें इसके इसके बाद में मैं आपको बताऊं कि जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति इसके इलेक्शन, कैसे राष्ट्रपति बनते हैं, उपराष्ट्रपति कैसे बनते हैं, और मंत्रिपरिषद क्या होती है, मंत्रिपरिषद कैसे काम करती है। और आगे की चीज के बारे में मैं आपको बताऊं कि हम लोग यही पढ़ रहे होंगे कि कैसे हमारे देश का प्रशासन चलता है, कैसे हमारे इलेक्शंस होते हैं, एमपीज के इलेक्शन कैसे होते हैं, एमएलए के इलेक्शंस कैसे होते हैं, उच्चतम न्यायालय क्या है, उच्च न्यायालय क्या, अधीनस्थ न्यायालय क्या है। तो इन सब के बारे में हम आगे के वीडियो में सिक्वेंस वाइज पढ़ रहे होंगे। और ये भाग और आर्टिकल्स के थ्रू हम लोग सारी चीजें कवर कर रहे होंगे। तो सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, सारा सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, क्या जरूरत पड़ी, इसकी नींव कैसे डली। तो आइए हम चर्चा करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सन 1600 में अंग्रेजों का आगमन होता है। अंग्रेजों का आगमन, अंग्रेजों का आगमन होता है। ये अंग्रेज आते हैं सन 1615 के, सन 1600 में आ जाते हैं। उसके बाद में अपना 1615 में परमानेंट आते हैं। फिर उसके बाद में एक ईस्ट इंडिया कंपनी एक ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी इसको स्टैब्लिश करते हैं। इसका काम था व्यापार, व्यापारिक मामलों के लिए, व्यापार करने के लिए आए थे। उसके बाद में देखते हैं कि इनकी नीयत खराब हुई। इन्होंने देखा कि भारत का भी उस टाइम पे सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो इसको कैसे लूटा जाए, तो कैसे इसको लूटा जाए और कैसे हमारे देश से धन ले जाके अपने देश में भेजा जाए। तो उसके बाद में इन्होंने एक युद्ध लड़ा था सबसे पहले, फर्स्ट प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1757। और किसके बीच हुआ था? ये क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये किसके बीच हुआ था। तो ये हुआ था अंग्रेजों, अंग्रेज प्लस बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला।
तो इनके बीच लड़ा गया 1757। इसके बाद में एक और युद्ध लड़ा इन्होंने, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, ये कब लड़ा था इन्होंने? 1764 में। और ये अभी जो हाल फिलहाल में री एग्जाम 2024 यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, उसी में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 1764 में बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो किस अंग्रेज और किस बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था? तो वो हुआ था मीर कासिम, मीर कासिम प्लस अंग्रेज। मीर कासिम, और ये आपने देखा। इसके बाद में हम चलते हैं, जैसे हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक करते हैं कंपनी का शासन। कंपनी का शासन कब? तो कंपनी का शासन जो मेनली था वो था 1773 से लेके 1858 तक। इसमें एक्ट पढ़ रहे होंगे। उसके बाद में 1858 के बाद में क्या आता है? उसके बाद में आता है ताज का शासन। तो ताज का शासन हम देखते हैं, ताज का शासन कब से कब तक था? तो 1858 से लेके 1947 तक। तो ताज का शासन हम लोग देखते हैं 1858 से लेके 1947 तक। आइए आगे हम देखते हैं। सबसे पहले इनका एक एक्ट आता है 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से ही जो हमारे संविधान की नींव थी, ऐसा मानो एक्ट की जो जननी है वो यहीं से शुरू होती है 1773। इसमें केंद्रीय प्रशासन की नींव डली। केंद्रीय प्रशासन की नींव, नींव। इसके बाद में इस एक्ट के माध्यम से ही एक 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना। जैसा हम देखते हैं उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, इसके बारे में हम बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे, इसके सदस्य कौन थे, ये सारी चीजें हम अलग पार्ट में अलग टॉपिक पे बात कर रहे होंगे। मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा कैसे कैसे भारत में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था हुई, क्या क्या इनके कौन कौन इनके अध्यक्ष थे, कौन इनके सदस्य थे। तो इसके बाद में आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इससे पहले मैं आपको बताऊं, एक 1791 का अधिनियम आया था, उसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। वो इसको संशोधन करने के लिए था। इसके बाद में जो ये 1700 पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1784 जो एक्ट था वो था इसकी कमियों को दूर करने के लिए। रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उसको दूर करने के लिए, दूर करने के लिए, के लिए इसमें ही द्वैध शासन या दोहरे शासन का शासन की व्यवस्था होती है। अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि द्वैध शासन कई बार ये वर्ड यूज किया जाएगा, द्वैध शासन होता क्या है? द्वैध शासन होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारा भारत है। भारत में जो शासन होता है, एक एक होता है केंद्रीय सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है, एक होती है स्टेट राज्य सरकार। तो केंद्र जो होता है वो पूरे भारत पे होता है, और यूनियन टेरिटरीज पे होता है उसका शासन प्रशासन व्यवस्था। और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ एक स्टेट के लिए होती है, एक प्रांत के लिए होती है, जो सारी चीजें शासन प्रशासन व्यवस्था देख रही होती है। तो इस चीज को ही हम दोहरे शासन का या फिर हम द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं। द्वैध शासन व्यवस्था, द्वैध द्वैध शासन व्यवस्था। तो इसमें क्या होता है?
इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कंपनी में दो पदों का सृजन होता है। एक होता है बोर्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सेकंड होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम था? उनका काम था राजनीतिक मामलों मामलों पर, राजनीतिक मामले देखना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम था? व्यापारिक मामले देखना। व्यापारिक मामले देखना। इसके बाद में हम चलते हैं आगे, हम देखते हैं, हम एक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर आता है चार्टर अधिनियम 1793। ये चार्टर अधिनियम, अधिनियम क्या थे? चार्टर अधिनियम थे जो ब्रिटिश संसद से पारित होके जो वहां से शासन बन जाता था या रूल बनता था, वो सीधे लाके हम भारतीयों के ऊपर थोप दिया जाता था और हम हमारे ऊपर शासन किया जाता था। तो ये चार्टर अधिनियम के जो डेफिनेशन बोल सकते हैं हम, चार्टर अधिनियम वो थे। सबसे पहले आता है 1793। उसके बाद में सेकंड आता है चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट 1813। उसके बाद में आता है चार्टर एक्ट 1833। उसके बाद में आता है एक एक्ट 1853। इसमें क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे कंपनी के जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल सदस्य, सदस्य उनका जो भुगतान किया जाएगा, वो लोग थे, उनका जो वेतन भत्ता होगा, भुगतान जो किया जाएगा, वो किससे किया जाएगा? वो भारतीय राजस्व के द्वारा किया जाएगा। भारतीय जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे या कर्मचारी थे, वो उनका भुगतान कैसे होगा? वो भारतीय राजस्व के द्वारा होगा। जैसा आपको पता ही होगा कि कंपनी जो आई थी वो सिर्फ भारत को लूटने के लिए आई थी। इन लोगों को तो मकसद यही था कि हमारे यहाँ का सोना हो गया, जो भी चीजें थी, उनको सबको ले जाके अपने देश में स्थापित कर। इसके बाद में हम देखते हैं चार्टर अधिनियम 1813। तो इसमें एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। कंपनी का जो था, कंपनी का एकाधिकार, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कुछ चीजों पे एकाधिकार छोड़ दिया गया था कि भाई हाँ इन चीजों के लिए था। इसके बाद में सबसे जो महत्वपूर्ण आता है वो आता है हमारा चार्टर अधिनियम 1833। मैं थोड़ा इसे कर देता हूं यहाँ से। चार चार्टर अधिनियम 1833। 1833 इसमें क्या था? कंपनी का जो शासन था, कंपनी का शासन, उसको, उसके जो, वो समाप्त कर दिया गया।
समाप्त कर दिया। कुछ ही चीजों पे छोड़ा कि जैसे चाय का व्यापार चीन के साथ करेंगे, तो वो उस चीज के लिए रहा। अन्यथा इसमें आइए मैं आपको बताता हूँ, जिस चार्टर अधिनियम 1833 था, तो मैं थोड़ा सा आपको एक बार पीछे लेके चलता हूँ। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या था, एक पद सृजित हुआ था, वो था गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। जनरल, तो वो कौन था, ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब भारत का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस टाइम पे भारत अ, जो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। इसके बाद में 1833 में इस जो गवर्नर जनरल पद था उसको समाप्त कर दिया जाता है, और उसके बाद पे पूरे भारत पे भारत के गवर्नर जनरल पद का सृजन होता है। जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, उसको समाप्त कर दिया जाता है, और पूरे भारत का गवर्नर पद नियुक्त होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था विलियम बेंटिक। विलियम विलियम बेंटिक। इसके बाद में हम देखते हैं इसमें कि एक मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का सृजन होता है, विधि आयोग बनता है जो सर्वप्रथम, वो मैकाले की अध्यक्षता में इसी एक्ट के थ्रू। अध्यक्षता, एक विधि आयोग, विधि आयोग का गठन। देखिए, चीजों को पढ़ने के लिए इस इनमें चार्टर अधिनियम में भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जो जो महत्वपूर्ण चीजें वो मैं आपको लिखवा चुका हूँ, और आप नोट भी कर रहे होंगे, जो आपको लगता है कि हाँ ये चीजें महत्वपूर्ण है, वो उस चीज को नोट भी करते रहे साथ साथ। और इसके बाद में हम देखते हैं 1800 1853 का चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट। तो ये एक सबसे लास्ट लास्ट भी था चार्टर अधिनियम। और इसके बाद में, हाँ, इसके बाद में जो आया था वो आए थे भारत शासन अधिनियम। तो चार्टर अधिनियम यहाँ से आगाज हो गया था कि कहीं ना कंपनी बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। जो ये ब्रिटिश संसद ये चाह रही थी कि ऐसे कैसे कंपनी को मतलब कि कंपनी से शासन को, सत्ता को अपने हाथ में ले आ जाए, और उसको कंपनी के सीधे क्राउन के साथ में सरकार या उस पर शासन, भारतीयों पर शासन करा जाए। तो ये एक्ट था, यहाँ से इसी एक्ट से आगाज हुआ था कि कैसे कंपनी के शासन को समाप्त करा जाए, समाप्त करा जाए। और इसमें ही, इसी एक्ट में ये भी हुआ था, जो खुली प्रतियोगिता होती थी सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए, जो खुली प्रतियोगिता होती थी वो इसी एक्ट के थ्रू होती थी, खुली प्रतियोगिता का होना। इसी एक्ट के माध्यम से आगे हम
आगे हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम एक्ट। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर 1858 का। दूसरा आता है ताज का शासन। ताज का शासन में जो सीधा क्राउन के हाथों से शासन किया जाता है। उसके बाद में गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया जाता है जो भारत का। उसके बाद में एक नए पद का सृजन होता है, वो आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे। और आप आपको मैं बताऊंगा, आप भी मुझे बता सकते हैं कैसी आपको वीडियो लगी। अब अगर इसमें कोई गलती हो तो वो भी मुझे आप बताएं कि आपको और क्या चाहिए, एडवांस में चीज़ें क्या चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।